नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपना चैनल मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील। मगध संवाद में आज आपको बताने जा रहे हैं बिहार पंचायत से जुड़ी तमाम खबरों को। देखिए, आप नामांकन करते हैं तो समय का ख्याल रखें या नाम वापस लेते हैं तो समय का ख्याल रखें। वह समय है 11 बजे से 4 बजे तक। आखिर इसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, तमाम चीज़ों को हम बताएंगे। 8 दस्तावेज लगेंगे। आप चाहे वार्ड के उम्मीदवार हों, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच या सरपंच, तमाम लोगों को 8 तरह के दस्तावेज लगेंगे। तमाम दस्तावेजों को हम बारी बारी से बताएंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए अब खबरों की सिलसिला को हम शुरू करते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आपको नामांकन करना हो या नाम वापस लेना हो तो आप समय का ख्याल रखें। सही समय पर नामांकन स्थल पर पहुँचे और नामांकन करें। उसका समय है 11 बजे से 4 बजे शाम तक। यह थी आपकी समय, और बताएंगे तमाम चीज़ों को, लेकिन इसमें 8 दस्तावेज लगेंगे। चाहे आप मुखिया का उम्मीदवार हो, वार्ड का उम्मीदवार हो, पंचायत समिति का उम्मीदवार हो, जिला परिषद के उम्मीदवार हो या फिर पंच या सरपंच के उम्मीदवार हो, तमाम उम्मीदवारों को 8 तरह के दस्तावेज लगेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि 8 दस्तावेजों में सबसे पहला नंबर प्रपत्र 6 में नामांकन पत्र के सभी कॉलम भरा गया हो। यानी कि प्रपत्र 6 लगेंगे, जिसमें यह सुनिश्चित कर ले कि जो भी चीज़ मांग रहा है कॉलम में, जो भी चीज़ कॉलम में लिखा हुआ है वह तमाम चीज़ भरा गया है कि नहीं, कुछ खाली तो नहीं रह गया। इसको नामांकन दाखिल करने से पूर्व ही जांच कर लें। तो सबसे पहला प्रपत्र 6 लगेंगे। दूसरा, पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के प्राविधान के बारे में शपथ पत्र दूसरा लगेगा। शपथ पत्र लगेगा जो पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के प्राविधान के बारे में शपथ पत्र में भरना हो, यानी कि शपथ पत्र आपको देना होगा, एफिडेविट देना होगा। तो सबसे पहला प्रपत्र 6, दूसरा एफिडेविट यानी शपथ पत्र, और तीसरा है मतदाता सूची में नाम दर्ज होने संबंधी शपथ पत्र अभ्यर्थी के साथ प्रस्तावक का भी होना चाहिए। आपका जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उस प्रखंड में आपका नाम है या नहीं, उस जिला में नाम है या नहीं। देखिए, यहाँ कई कंडीशन है। अगर आप जिस मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ के प्रखंड में आपका नाम होना चाहिए। यानी पूरे प्रखंड में अगर कहीं भी नाम है तो उस प्रखंड के किसी भी पंचायत से आप चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आप वार्ड कमिश्नर की चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको उस पंचायत में नाम होना बहुत ज़रूरी है। जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको पूरे ज़िले में कहीं भी किसी प्रखंड में नाम होना ज़रूरी है। सरपंच की चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जिस प्रखंड से लड़ना चाह रहे हैं तो उस प्रखंड के किसी भी पंचायत में आपका नाम होना जरूरी है। तो इसका भी शपथ पत्र प्रस्तावक और उम्मीदवार दोनों को देना होगा। तीसरा नंबर पर है अनुसूची 3 में शपथ पत्र जिसमें आपराधिक मामले, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता। तीसरा अनुसूची 3 में देना है शपथ पत्र जिसमें आपराधिक मामले, संपत्ति का ब्यौरा और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देनी है। तो 1, 2, 3, 4 हो गए। और 5वां नंबर पर है अभ्यर्थियों का बायोडाटा देना है जिसमें पूरी विवरण दर्ज होनी चाहिए। अपना पूरा विवरण देना है, बायोडाटा देना है और तमाम चीज़ों को अपने बारे में उसमें अंकित कर देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। 6ठा नंबर पर नाजिर रसीद की मूल प्रति जो नामांकन शुल्क के एवज में मिला हो। यानी कि जो नामांकन शुल्क आप भरते हैं उसका आपको रसीद होनी चाहिए कि हमने नामांकन शुल्क दाखिल कर दिया है। तो यह 6ठे नंबर का था। 7वें नंबर पर आरक्षित सीट से लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति देना होगा। अगर आपको कहीं पर आरक्षित सीट है तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, और जाति प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी नहीं चलेगा बल्कि मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। लेकिन अनारक्षित सीट से आप लड़ रहे हैं, जहाँ सामान्य से लड़ रहे हैं, जहाँ जाति वगैरह का कोई रोक नहीं है, तो वहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। और 8वें नंबर पर वर्तमान में
खींची गई अभ्यर्थी की तस्वीर, 2 तस्वीर देनी होगी। यानी कि जो अभी फ़िलहाल में जिस पद से आप लड़ रहे हैं, तो फिलहाल में 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना का जो तस्वीर है, उस तस्वीर को 2 प्रति में लगाना है। तो यह थे 8 तरह के दस्तावेज। फिर से एक बार सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि 8 तरह के दस्तावेज लगेंगे। पहला प्रपत्र 6 लगेगा, दूसरा शपथ पत्र लगेंगे जो पंचायती राज अधिनियम के तहत आता है, तीसरा आपको प्रस्तावक और उम्मीदवार का शपथ पत्र लगेंगे, यानी कि आपको यह बताना होगा उसमें कि इसमें मेरा नाम है, यानी कि मतदाता सूची की प्रति लगेगी। सबसे पहले फिर से सुन लें, प्रपत्र 6 लगेगा, उसके बाद में दूसरे नंबर पर शपथ पत्र लगेंगे और तीसरे नंबर पर प्रस्तावक और अभ्यर्थियों का नाम मतदाता सूची में होने का शपथ पत्र लगेगा और तीसरे नंबर पर अनुसूची 3 में शपथ पत्र लगेंगे, जिसमें यह आपको कहना होगा कि आप पर किस तरह का आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं दर्ज है, आपकी कितनी संपत्ति है और क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता है। अगले नंबर पर लगेगा अभ्यर्थी का बायोडाटा। बायोडाटा मीन्स यानी आपको अपना पूरा परिचय देना होगा, पता देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा, तमाम चीज़ों को यहाँ पर बायोडाटा में अंकित करना होगा। और अगला नंबर पर आपको नाजिर के द्वारा जो रसीद प्राप्त हुई है, यानी नामांकन शुल्क आप जो भरे हैं, उस शुल्क का मूल प्रति यानी रसीद को लगाना होगा। और अगर आरक्षित सीट से आप लड़ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। और वर्तमान 2 फोटो भी वहाँ पर लगाए जाएंगे, 2 फोटो की आवश्यकता होगी। तो यह थी आज हम आपको बताया कि 8 तरह के दस्तावेज लगेंगे और यह बहुत ही ज़रूरी है। 8 दस्तावेज, लेकिन 8 दस्तावेज में अगर अनारक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो आपको 7 तरह के दस्तावेज लगेंगे, यानी कि जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। इस बार आवासीय प्रमाण पत्र नहीं देना है, इस बार आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देना है, यानी कि बिल्कुल बहुत चीज़ों को कम कर दिया गया है और टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। अब हम बता देते हैं कि उम्मीदवारों के मन में बहुत तरह की शंका है, जिसको हम समाधान कर देना चाहते हैं। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र, हमेशा लोग पूछा करते हैं कि सर हमें यह बताइए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारी उम्र क्या होनी चाहिए। तो चाहे प्रस्तावक हो या उम्मीदवार हो, उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और उस दिन तक 21 वर्ष होनी चाहिए जब आपके प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी हो रही है, यानी जांच हो रही है। उस दिन तक आपका 21 वर्ष अगर पूरा हो जाता है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। प्रस्तावक की भी न्यूनतम आयु जो है वह 21 वर्ष है, यानी उम्मीदवार और प्रस्तावक दोनों का उम्र 21 वर्ष अगर है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। और प्रस्तावक का भी मतदाता सूची में नाम अंकित होना जरूरी है। अब आता है कि सर हम आंगनवाड़ी की सेविका हैं तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं? तो जी नहीं, आप आंगनवाड़ी की सेविका हैं या सहायिका हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। मानदेय सरकार के द्वारा आप प्राप्त कर रही हैं, इसलिए आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। एक आता है कि सर हम जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं तो क्या हम चुनाव लड़ सकते हैं? तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। आपको सरकार द्वारा मानदेय नहीं मिलता है, आप एक दुकान चला रहे हैं, सरकार आपको देती है और उस दुकान में आप उसको सेलिंग करते हैं, इसलिए जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जो हैं चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन पत्र में लिपिक भूल सुधार होगा। अगर कोई लिपिक भूल हुई है तो क्या सुधार होगा, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल होगा, लिपिक सुधार करने के लिए मौका मिलता है। लाभ के पद त्याग कर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वेतनभोगी हैं, सरकार के द्वारा मानदेय मिलता है, तब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जब उससे आप त्याग पत्र दे दीजिएगा, पद से मुक्त हो जाइएगा, तो आप बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आप जिस पद से आप क्यों न हो। नामांकन पत्र रद्द होने पर शुल्क वापस होगा। बहुत ज़्यादा यह प्रश्न आता है कि सर क्या मेरा नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा तो जो लिया गया शुल्क है वापस होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। आपने नामांकन पत्र दाखिल किया है, उसमें कर्मचारियों को समय लगा है, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको नामांकन पत्र का जो पैसा है वह वापस नहीं किया जाएगा, शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। महिला अनारक्षित सीट से लड़ सकती है। अगर महिला हैं
और वहाँ पर समान कंडीशन है, ना पुरुष न महिला और न जाति न पाति, कुछ की बात नहीं है, तो वहाँ पर पुरुष भी लड़ सकते हैं और महिला भी लड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनरल सीट है जिस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है, तो वहाँ से महिला और पुरुष दोनों लड़ेंगे। लेकिन अनारक्षित है, लेकिन महिला आरक्षित कर दिया गया है, तो उसमें सभी जाति के महिला चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन जनरल अगर पूर्णता है, महिला और जेंट्स का भी कुछ आरक्षण नहीं है, अनारक्षित है और जाति भी अनारक्षित है, तो वहाँ भी महिला और पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ सकती हैं। अगला है सवाल है, नामांकन पत्र के बाद में कोई प्रस्तावक चुनाव लड़ सकता है? अगर आप मुखिया जी के प्रस्तावक बन गए हैं, वार्ड कमिश्नर का प्रस्तावक बन गए हैं, पंचायत समिति का प्रस्तावक बन गए हैं, जिला परिषद का प्रस्तावक बन गए हैं और कह सकते हैं पंच का या सरपंच का प्रस्तावक बन गए हैं, तो आप किसी भी पद से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक सवाल हमारे व्यूअर्स ने किया था कि सर मुखिया जी का कोई प्रस्तावक बन गया और फिर वह चुनाव लड़ जाए, तो उस स्थिति में नामांकन किसका रद्द होगा? तो सबसे पहला दृष्टया में नामांकन दोनों पदों के लिए दोनों व्यक्तियों का रद्द होगा। सबसे पहले तो प्रस्तावक जो बना है उसका रद्द होगा और जिसका वो बना है उसका भी रद्द हो जाएगा, उसमें कोई सोच विचार वाली बात नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में मुखिया जी का भी नामांकन रद्द हो जाएगा और जो प्रस्तावक है वो जिस पद से लड़ रहे हैं उनका भी ये रद्द हो जाएगा। हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में नामांकन और नाम वापसी संबंधी क्या होगी, निर्वाचित पदाधिकारी के कक्ष में कितने लोगों का साथ नाम निर्देशन का पर्चा दाखिल के बारे में आरक्षित उम्मीदवारों हो सकते हैं, क्या डाक से नामांकन पत्र भेजा जाए तो स्वीकार होगा, डाक से कभी स्वीकार नहीं होगा। तो यह थी आज की। तो हम आपको यह भी बता दें, कई शंकाओं को मैंने दूर किया। चुनाव प्रक्रिया में समय का सबसे बड़ा महत्व होता है, तो आप 11 बजे से 4 बजे तक आप नामांकन स्थल पर पहुँचे। नामांकन से नाम वापसी तक 11 बजे से 4 बजे तक यह समय निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से आप बिल्कुल समय से पहुँचे और तमाम चीज़ों पर ध्यान रखें, घड़ी की सुई को देखें और बिल्कुल इसके लिए मुस्तैद होकर जाए, सही समय पर जाए। तो तमाम चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और क्या क्या आपके मन में शंका है, उसको मैंने निवारण कर दिया। दोस्तों एक चीज़ नहीं पूछिएगा कि हमारे यहाँ कब चुनाव है, क्योंकि वह लिस्ट मेरे पास हमेशा नहीं रहता है। और चुनाव से संबंधित कोई भी चीज़ जो होता है आप फ़ोन करके भी पूछते रहिए, लेकिन आप यह पूछते हैं कि सर मेरे प्रखंड में, मेरे पंचायत में चुनाव कब है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर पहले ही रख दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख लें। तो अब 8 तरह का बिल्कुल कागजात आप तैयार रखें, चाहे आपका किसी भी चरण में चुनाव है, यह बहुत ज़रूरी है। 8 चरणों में 2 तो फोटो ज़रूरी है और अगर आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। इस बार आवासीय और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आचरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस सवाल को जवाब जरूर देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल चाहते हैं इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।